हेलो एवरीवन, दिस इज शालिनी। वेलकम टू द लीगल लेंस। आधुनिक इतिहास की इस सीरीज़ में हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा गवर्नर जनरल और वायसरॉय। ये अगर एग्ज़ाम पर्पस से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो हैं इस टॉपिक से बनते हैं आधुनिक इतिहास में। इससे रिलेटेड हम घटना चक्र का पहले जो नोट्स में दिया हुआ है हम उसे देखेंगे और फिर हम MCQ क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे जो कि इसी सीरीज़ में दिए हुए हैं और जो प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं और वो एग्ज़ाम पर्पस से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आए भी हैं और आएंगे भी। स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक। फर्स्ट है गवर्नर जनरल और वायसरॉय। क्लाइव के समय में असैनिक और सैनिक दोनों सुधार हुए। असैनिक सुधारों के अंतर्गत क्लाइव ने उपहार लेना और निजी व्यापार बंद करा दिया। उसने आंतरिक कर देना अनिवार्य बना दिया। सैनिक सुधारों के अंतर्गत क्लाइव ने आज्ञा दी कि दोहरा भत्ता बंद कर दिया जाए तथा जनवरी 1766 में यह भत्ता केवल उन सैनिकों को ही मिलता था जो बंगाल और बिहार की सीमा से बाहर कार्य करते थे। अब है अपने प्रशासनिक सुधारों के अंतर्गत वॉरेन हेस्टिंग्स ने सर्वप्रथम 1772 ईस्वी में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के आदेशानुसार बंगाल में द्वैध शासन की समाप्ति की घोषणा की। तो द्वैध शासन की समाप्ति की घोषणा किसने की थी? ये वॉरेन हेस्टिंग्स ने की थी। नेक्स्ट है और राजकीय कोषागार का स्थानांतरण मुर्शिदाबाद से कलकत्ता कर दिया। वॉरेन हेस्टिंग्स का विचार था कि समस्त भूमि शासक की है। राजस्व सुधारों को व्यवस्थित करने के लिए उसने परीक्षण और अशुद्धि ट्रायल एंड एरर का नियम अपनाया। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत ब्रिटिश संसद के द्वारा बंगाल में पहली बार कॉलेजियस सरकार की व्यवस्था की गई। इस सरकार में एक अध्यक्ष और 4 सदस्यों का प्रावधान था। आगे है अध्यक्ष को गवर्नर जनरल का पदनाम दिया गया। वॉरेन हेस्टिंग्स 1774 ईस्वी में बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त हुआ। अब है आगे जन प्रशासन की नींव वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा मजबूती से रखी गई थी, जिस पर ऊपरी संरचना कॉर्नवालिस ने तैयार की। कॉर्नवालिस के समय में न्यायिक सुधारों, फौजदारी और कानून में सुधारों, पुलिस सुधार, कर संबंधी सुधारों तथा व्यापारिक सुधारों से जन प्रशासन की नींव पड़ी। 15 जनवरी 1784 को एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुई के समय बंगाल का गवर्नर जनरल लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग, जिसका कार्यकाल 1774 से 1785 ईस्वी था, रहा। सुरक्षा प्रकोष्ठ या घेरे की नीति से वॉरेन हेस्टिंग तथा वेलेस्ली संबंधित थे। वॉरेन हेस्टिंग के अन्यायपूर्ण तथा निरंकुश कार्यों के कारण उस पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया, जो 1788 से 1795 ईस्वी तक चलता रहा, किंतु ब्रिटिश संसद ने उसकी सेवाओं को देखते हुए उसे सभी दोषों से मुक्त कर दिया। अब है रियासतों के प्रति प्रमुख ब्रिटिश नीतियां निम्नलिखित थी। पहला था कंपनी का भारतीय रियासतों से समानता के लिए संघर्ष, सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति या घेरे की नीति, अधीनस्थ पार्थक्य की नीति, अधीनस्थ संघ की नीति और बराबर के संघ की नीति। आगे है दीवानी और फौजदारी कचहरियों के श्रेणीबद्ध संगठन के जरिए न्याय प्रदान करने की नई व्यवस्था की नींव अंग्रेजों ने ही रखी थी। इस व्यवस्था को वॉरेन हेस्टिंग्स ने प्रारंभ किया, मगर कॉर्नवालिस ने इसे और सुदृढ़ बनाया। शक्ति कलेक्टर के हाथों में केंद्रित कर दी गई। 1787 ईस्वी में जिले के प्रभारी कलेक्टरों को दीवानी अदालतों के दीवानी न्यायाधीश भी नियुक्त कर दिया गया तथा इसके अतिरिक्त इसके फौजदारी शक्तियां और सीमित मामलों में फौजदारी न्याय करने को भी अधिकार दे दिया गया। 1790 से 92 के बीच भारतीय न्यायाधीशों से युक्त जिला फौजदारी अदालतों को समाप्त कर उसके स्थान पर 4 भ्रमण करने वाले न्यायालय, 3 बंगाल हेतु और 1 बिहार के लिए नियुक्त किए गए। इन अदालतों की अध्यक्षता यूरोपीय व्यक्ति द्वारा भारतीय काजी एवं मुफ्ती के सहयोग से की जाती थी। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कानून की विशिष्टता का नियम, जो इससे पूर्व नहीं था, भारत में लागू किया। कॉर्नवालिस ने अपने न्यायिक सुधारों को 1793 ईस्वी तक अंतिम रूप देकर उन्हें कॉर्नवालिस संहिता के रूप में प्रस्तुत किया। यह सुधार प्रसिद्ध सिद्धांत शक्तियों का पृथक्करण पर आधारित था। इसके तहत उसने कर और न्याय प्रशासन को पृथक कर दिया। कलेक्टर की न्यायिक तथा फौजदारी शक्तियां ले ली गई
तथा उसके पास केवल कर संबंधी शक्तियां ही रह गईं। जिला दीवानी न्यायालयों में कार्य के लिए नए अधिकारियों की एक श्रेणी बनाई गई। जिला न्यायाधीशों को फौजदारी तथा पुलिस के कार्य भी दिए गए। भारत की प्रसंविधाबद्ध सिविल सेवा या लोक सेवा का प्रारंभ कॉर्नवालिस द्वारा किया गया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस, जिसका कार्यकाल 1786 से 1793 ईस्वी तक था एवं 30 जुलाई 1805 से 5 अक्टूबर 1805 तक बंगाल का गवर्नर जनरल रहा। इसकी मृत्यु 5 अक्टूबर 1805 को गाजीपुर, उत्तर प्रदेश में हुई थी। यहीं पर इसकी कब्र स्थित है। तो ये एग्जाम में काफ़ी बार पूछता है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ पे है, तो ये है उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में। उसके बाद आए लॉर्ड वेलेस्ली, जो कि 1798 से 1805 तक रहे, कि सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला राज्य हैदराबाद 1798 ईस्वी में था। फिर हुई बसीन की संधि, जो कि दिसंबर 1802 में पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के मध्य हुई थी। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार पेशवा बाजीराव द्वितीय था। ये भी एग्जाम पर्पज से काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस सहायक संधि के तहत बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों की संरक्षकता स्वीकार कर ली। इस संधि की शर्तों के अनुसार अंग्रेजों ने पेशवा को पूना में पुनः स्थापित करने के साथ लगभग 6000 सैनिक पेशवा की रक्षा हेतु उसके राज्य में रखने का वादा किया, जबकि इसके बदले में पेशवा ने अंग्रेजों को 26 लाख रुपए वार्षिक आय वाले क्षेत्र प्रदान करने पर सहमति जताई। लॉर्ड वेलेस्ली ने भारतीय राज्यों का अंग्रेजी राजनीतिक परिधि में लाने के लिए सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया। उसने सहायक संधि का आविष्कार नहीं किया। इस प्रणाली का अस्तित्व तो पहले से ही था, वह क्रमिक रूप से विकसित हुई थी। संभवतः डुप्ले प्रथम यूरोपीय था जिसने अपनी सेना किराए पर भारतीय राजाओं को दी थी। अंग्रेजों ने भी यह प्रणाली अपनाई। प्रथम सहायक संधि 1765 ईस्वी में अवध से की गई, जबकि कंपनी ने निश्चित धन के बदले उसकी सीमाओं की रक्षा का वचन दिया। लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा विशिष्ट रूप से प्रवर्तित सहायक संधि को स्वीकार करने वाला राज्य थे, पहला था हैदराबाद, दूसरा मैसूर, तीसरा तंजौर, चौथा अवध, पांचवा पेशवा, फिर बरार, सिंधिया, जोधपुर, जयपुर, मछेरी, बूंदी, भरतपुर। एक बार और देखते हैं कौन कौन से राज्य थे। हैदराबाद था, मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा, बरार, सिंधिया, जोधपुर, जयपुर, मछेरी, बूंदी और भरतपुर। आगे है लॉर्ड विलियम बेंटिक ने जुलाई 1828 में बंगाल का गवर्नर जनरल का कार्यभार संभाला। उसने सती प्रथा, बालिका शिशुवध जैसी सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने के लिए प्रभावकारी प्रयत्न किया। ये पर भी एग्जाम पर्पज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तथा देश में ठगी समाप्त कर शांति और व्यवस्था स्थापित की। उसने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की इच्छाओं के अनुसार भारतीय रियासतों के प्रति यथासंभव तटस्थता की नीति अपनाई। जयपुर में अव्यवस्था ने ऐसा उग्र रूप धारण कर लिया कि ब्रिटिश रेजिडेंट पर ही प्रहार कर दिया, परंतु इस पर भी बेंटिक ने हस्तक्षेप करना स्वीकार नहीं किया। इस प्रकार जोधपुर, बूंदी, कोटा तथा भोपाल में उसने हस्तक्षेप नहीं किया। यद्यपि ऐसा करने के लिए पर्याप्त कारण थे, परंतु उसने इस नीति का अनुसरण छोड़कर 1831 में मैसूर और 1834 में कुर्ग, कछार और जयंतिया 1835 की रियासतों को अपने प्रदेश में मिला लिया, क्योंकि वहाँ बहुत अधिक अव्यवस्था थी। विलियम बेंटिक के शासन के 7 वर्षों में पुरानी निरंतर युद्धों तथा संयोजन की नीति को तिलांजलि दे दी गई। भारत के इतिहास में बेंटिक का नाम सामाजिक तथा प्रशासनिक सुधारों के कारण स्मरण किया जाएगा। फिर है 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा भारतीय प्रशासन को पूर्णतः केंद्रीकृत करने का प्रयास किया गया। इस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। 1834 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिक को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कैप्टन स्लीमैन को ठगों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए नियुक्त किया। उसने लगभग 1562 ठगों को बंदी बना लिया। अनेक ठगों को फांसी दी गई।
शेष को आजीवन निर्वासित कर दिया गया। 1837 ईस्वी के पश्चात संगठित रूप से ठगों का अंत हो गया। 1789 की घोषणा द्वारा बंगाल से दासों का निर्यात बंद कर दिया गया। 1811 ईस्वी एवं 1823 ईस्वी में दासों के संबंध में कानून बनाए गए। 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट में दासता को समाप्त करने के लिए गवर्नर से कानून बनाने को कहा गया। 1843 ईस्वी में समस्त ब्रिटिश भारत से दासता को अवैध घोषित कर दिया गया। 1860 ईस्वी में भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दासता को अपराध घोषित कर दिया गया। आंग्ल नेपाल युद्ध, जो कि 1814 से 16 तक चला, लॉर्ड हेस्टिंग्स के गवर्नर जनरल काल में हुआ था, जो कि सुगौली की संधि से समाप्त हुआ। सुगौली की संधि 2 दिसंबर 1815 को लेखबद्ध हुई थी, जिसे 4 मार्च 1816 को अनुमोदित किया गया था। आगे देखते हैं। 1854 में स्लीमैन के स्थान पर जेम्स आउट्रम को अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट बना दिया गया। उसने कहा कि अवध का प्रशासन बहुत दूषित है तथा जनता की व्यवस्था बहुत शोचनीय है। आउट्रम की रिपोर्ट को ही फरवरी 1856 में अवध के अधिग्रहण का आधार बनाया गया था। लॉर्ड डलहौजी, जिसका कार्यकाल 1848 से 56 तक था, ने अवध के नवाब वाजिद अली शाह पर कुशासन का आरोप लगाकर फरवरी 1856 को उसका अंग्रेजी राज्य में विलय कर लिया था। अवध के अतिरिक्त डलहौजी के व्यापक गत के सिद्धांत के अंतर्गत विलय किए गए प्रदेश, पहला था सतारा, जिसको 1838 में मिला लिया गया, जैतपुर एवं संभल को 1849 में, बघाट को 1850 में, उदयपुर को 1852 में, झांसी को 1854, नागपुर को भी 1854 में, करौली को 1855 में। इन विलय किए गए प्रदेशों में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने करौली के व्यक्तिगत प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था। आगे है, भारत में रेल निर्माण की दिशा में प्रथम प्रयास ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड डलहौजी द्वारा किया गया था। प्रथम रेलवे लाइन 1853 ईस्वी में बम्बई से ठाणे के बीच डलहौजी के समय बिछाई गई। रेल यात्रा का प्रारंभ दी ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे द्वारा किया गया था। भारत में रेलवे के विकास का मुख्य उद्देश्य कच्चे माल को देश के आंतरिक भागों से बंदरगाहों तक पहुंचाना था। इसका दूसरा उद्देश्य सेना को दूर दराज के क्षेत्रों तक पहुंचाना भी था, ताकि ब्रिटिश शासकों के प्रति होने वाली किसी भी विद्रोह को सरलता से कुचला जा सके। रेलवे का सर्वाधिक विस्तार 1900 ईस्वी के आसपास लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार लॉर्ड डफरीन के समय में हुआ था, जब 1885 ईस्वी में तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध के बाद 1 जनवरी 1886 को बर्मा को ब्रिटिश भारत में मिला लिया गया। आगे है, डलहौजी से पूर्व सार्वजनिक निर्माण का कार्य एक सैनिक बोर्ड पर था। इसके कार्यकाल में अपनी ने पहली बार एक अलग सार्वजनिक निर्माण विभाग बनाया गया और सार्वजनिक उपयोग के कार्य के लिए बहुत सा धन व्यय किया जाने लगा। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के अथक प्रयासों के फलस्वरूप लॉर्ड कैनिंग के समय हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 पारित हुआ। इस अधिनियम के नियम 15 के तहत विधवा विवाह को वैध मान लिया गया और उस विवाह से उत्पन्न हुए बालक को वैध घोषित किए गए। विधवाओं के कल्याण से जुड़े अन्य नेता थे पश्चिम भारत में विष्णु शास्त्री और धोंदो केशव कर्वे। धोंदो केशव कर्वे ने 1899 में पूना में विधवा आश्रम की स्थापना की। 1857 ईस्वी की महान क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम था महारानी की उद्घोषणा। यह उद्घोषणा 1 नवंबर 1800 को इलाहाबाद में हुए दरबार में लॉर्ड कैनिंग द्वारा उद्घोषित की गई। इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की समाप्ति और भारत के शासन को सीधे ब्रिटिश शाही ताज के अंतर्गत लाए जाने की घोषणा की गई। इसके तहत लॉर्ड कैनिंग ब्रिटिश भारत का प्रथम वॉयसरॉय बना। महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी 1877 ईस्वी में नियुक्त किया गया। जनवरी 1877 में आयोजित किए गए दिल्ली दरबार में उन्हें कैसरे हिंद की उपाधि प्रदान की गई। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1839 से 42 ईस्वी के मध्य हुआ था। इस दौरान भारत के गवर्नर जनरल ऑकलैंड थे।
लॉर्ड लिटन के समय द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध, जो कि 1878 से 80 के बीच हुआ था, 1843 के एक्ट 5 के द्वारा भारत में तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड एलनबरो ने दास प्रथा का उन्मूलन किया था। इसके काल, जो कि 1842 से 1844 के दौरान, अगस्त 1843 में सिंध को पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। चतुराईपूर्ण निष्क्रियता या कुशल अकर्मण्यता की नीति, पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिविटी, आंग्ल अफगान संबंधों के संदर्भ में लॉर्ड एलनबरो के काल से प्रारंभ होकर लॉर्ड नॉर्थब्रुक के काल तक चलती रही। इस काल को कुशल अकर्मण्यता की नीति का काल कहा जाता है। इस नीति को प्रायः जॉन लॉरेंस के नाम से विशिष्ट रूप से संबोधित किया जाता है, क्योंकि उसके वॉयसरॉय काल में इस नीति का अनुसरण करने का स्पष्ट अवसर मिला और इस नीति की रूपरेखा स्पष्ट रूप से निश्चित की गई। कुशल अकर्मण्यता, मास्टरली इनएक्टिविटी शब्द का J.W.S. वाइली ने एडिनबरा रिव्यू के एक लेख में प्रयोग किया था। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के काल में 1872 ईस्वी में प्रारंभ हुई, किंतु लॉर्ड रिपन के काल में नियमित जनगणना 1881 ईस्वी में शुरू हुई थी। तो पहली जनगणना लॉर्ड मेयो के काल में और नियमित जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। अगला है, लॉर्ड मेयो की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह के भ्रमण के दौरान शेर अली अफरीदी नामक एक कैदी द्वारा की गई थी। मेयो प्रथम गवर्नर जनरल था जिसकी हत्या उसके कार्यकाल में की गई थी। 1876 ईस्वी में लिटन के वायसराय बनकर आने तक अफगानिस्तान के प्रति अपनाई गई नीति में परिवर्तन आया। कुशल अकर्मण्यता की नीति के स्थान पर अग्रगामी नीति का अनुसरण होने लगा। मेजर सैंडेमन को बलूचिस्तान में गवर्नर जनरल के एजेंट के रूप में नियुक्ति के साथ ही अफगानिस्तान में हस्तक्षेप न करने के स्थान पर हस्तक्षेप की नीति अपनाई गई थी। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट या देसी भाषा समाचार पत्र अधिनियम 1878 ईस्वी में लॉर्ड लिटन के काल में पारित किया गया था। इस अधिनियम को मुंह बंद करने वाला अधिनियम भी कहा गया। अर्स्किन पेरी ने इस अधिनियम को विपरीतगामी और असंगत तथा भारत की भावी प्रगति के लिए घातक पग बताया। श्री S.N. बैनर्जी ने इसे आकाश से वज्रपात कहा है। सर C.P. एल्बर्ट वायसरॉय की परिषद की विधि सदस्य थे। इन्होंने 2 फरवरी 1883 को विधान परिषद में एक विधेयक प्रस्तुत किया जिसे इल्बर्ट बिल की संज्ञा दी जाती है। इस विधेयक का उद्देश्य था कि जाति भेद पर आधारित सभी न्यायिक अयोग्यताएं तुरंत समाप्त कर दी जाएं और भारतीय तथा यूरोपीय न्यायाधीशों की शक्तियां समान कर दी जाएं। जैसे ही यह विधेयक प्रस्तुत किया गया, एक बवंडर खड़ा हो गया। यूरोपीय लोगों ने इसे अपने विशेषाधिकारों पर कुठाराघात बताया। लॉर्ड रिपन को ब्रिटिश भारत के वायसरायों में सबसे अधिक उदारवादी माना जाता है। उन्होंने 100 या उससे अधिक कार्यरत मजदूरों वाली फैक्ट्रियों में काम करने वाली महिलाओं तथा बच्चों के संबंध में कुछ उदारवादी नियम बनाए, जिन्हें प्रथम फैक्ट्री अधिनियम 1881 के नाम से जाना जाता है। इस अधिनियम के तहत 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के फैक्ट्रियों में काम करने पर रोक तथा 7 से 12 वर्ष के बच्चों की कार्यविधि प्रतिदिन 9 घंटे तथा इन्हें महीने में 4 दिन की छुट्टी का प्रावधान किया गया। दूसरा फैक्ट्री अधिनियम 1891 में बनाया गया। इसमें सभी मजदूरों के लिए साप्ताहिक छुट्टी की व्यवस्था थी। लॉर्ड मेयो के समय में सृजित स्थानीय शासन को वास्तविक स्थानीय शासन बनाने के लिए लॉर्ड रिपन ने उन्हें आवश्यक नियम प्रदान किए। इस कार्य के कारण लॉर्ड रिपन को आधुनिक भारत में स्थानीय शासन का जनक माना जाता है। आगे है, चार्ल्स मेटकॉफ ने प्रेस पर से प्रतिबंध हटाया, इसलिए उसे समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। भारत में पुरातत्व सर्वेक्षण संबंधी प्रयास 1784 ईस्वी में कलकत्ता में विलियम जोन्स द्वारा एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के साथ प्रारंभ हुए थे। 1861 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग द्वारा अलेक्जेंडर कनिन्हम को पुरातात्विक सर्वेक्षक नियुक्त किया गया था तथा 1871 ईस्वी में पुरातात्विक सर्वेक्षण को सरकार से में अलग विभाग बनाया गया। लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में 1899 से 1905 के दौरान वर्ष 1901 में
भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण ASI को एकीकृत एवं केंद्रीकृत रूप देते हुए जॉन मार्शल ने वर्ष 1902 में पदभार ग्रहण किया और इसका नया महानिदेशक नियुक्त किया गया। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 के द्वारा लॉर्ड कर्जन ने भारत में पहली बार ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा एवं मरम्मत की ओर ध्यान देते हुए 50,000 पाउंड की धनराशि का आवंटन किया था। गोपाल कृष्ण गोखले ने कर्जन के प्रशासन की तुलना मुगल सम्राट औरंगजेब से की थी। नवंबर 1905 में लॉर्ड कर्जन के स्थान पर लॉर्ड मिंटो को भारत का वायसरॉय नियुक्त किया गया तथा जॉन मार्ले को भारत का राज्य सचिव नियुक्त किया गया था। इनके द्वारा किए गए सुधारों को मॉर्ले मिंटो सुधार जो कि 1909 के नाम से जाना जाता है। इस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों के पृथक मताधिकार तथा पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की स्थापना की गई। वायसरॉय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण किया गया। वायसरॉय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने 1911 में जॉर्ज पंचम एवं महारानी मेरी को भारत बुलाया तथा दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन किया, जिसे दिल्ली दरबार तृतीय के नाम से जानते हैं। इसी दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया तथा राजधानी के स्थानांतरण की घोषणा की गई। तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट नोट्स था गवर्नर, वायसरॉय और गवर्नर जनरल से रिलेटेड। अब हम आगे देखते हैं कि इससे रिलेटेड क्या क्या MCQ क्वेश्चंस बने थे। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। दूसरा दिया है स्टेटमेंट, विलियम बेंटिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो इसमें अगर हम देखें तो ये हमारा सेकंड स्टेटमेंट जो होगा वो सही होगा, क्योंकि ये जो रॉबर्ट क्लाइव था ये गवर्नर जनरल नहीं बल्कि गवर्नर था। हम एक बार एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन प्रोवाइडेड है, वॉरेन हेस्टिंग को 1774 में बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। 1834 में लॉर्ड विलियम बेंटिंग को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का पहला गवर्नर नियुक्त किया गया था, जो इस पद पर 1758 से 60 ईस्वी तथा 65 से 67 ईस्वी की अवधि में रहा। अगला क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? इसका आंसर है लॉर्ड क्लाइव। एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड क्लाइव को माना जाता है। 23 जून 1757 को हुई प्लासी की लड़ाई में विजेता अंग्रेजी सेना का नेतृत्व लॉर्ड क्लाइव ने किया था। इस युद्ध के उपरांत बंगाल में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव पड़ी। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था राजा चेत सिंह ने। बनारस विद्रोह राजा चैत सिंह द्वारा 1781 ईस्वी में किया गया। इस विद्रोह में तत्कालीन गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग ने अपनी सैनिकों के साथ भागकर चुनार के किले में शरण लिया था। नेक्स्ट है, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो ये थे लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। अगला क्वेश्चन है, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है, ये संबंधित है वॉरेन हेस्टिंग्स से। एक्सप्लेनेशन है, सुरक्षा प्रकोष्ठ या घेरे की नीति वॉरेन हेस्टिंग तथा वेलेस्ली से संबंधित थी। अगला क्वेश्चन है, रिंग फेंस नीति का संबंध किससे है? तो ये है वॉरेन हेस्टिंग से। यहीं पे जो सुरक्षा प्रकोष्ठ है उसी का मतलब होता है रिंग फेंस। अगला क्वेश्चन है, बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी? तो ये की गई थी लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया? तो ये चलाया गया था वॉरेन हेस्टिंग्स पर ये बीच में ही रोक दिया गया था क्योंकि उन्हें मुक्त कर दिया गया था दोषों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो ये हैं कॉर्नवालिस, और इन्हीं के शासनकाल में भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तन किया गया था। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए कीप प्रिपेयरिंग, कीप शाइनिंग, keep learning, all the best, and if you have any suggestion let me know in the comment section. Thank you.